हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड की प्रमेयिका। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ना है? यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। इसमें क्या बोला जाता है, क्या दिया रहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर जीरो या जीरो से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग याद करें तो बचपन में क्या पढ़े थे? बचपन में हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर होता है, क्या पढ़े थे हम लोग? भाज्य बराबर पढ़े थे भाजक गुणे भागफल धन शेष, भागफल और धन शेष, ये हम लोग पढ़े थे बचपन में। उसी का यह रूप है। यहाँ पर ए क्या है? ए भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू भागफल है और जो आर है वह शेषफल है। हो गया क्लियर? यहाँ पर ए का मान क्या है? एक, और यहाँ पर भाज्य के जगह पर हम लोग ए लिखें तो ए बराबर हो जाएगा बी, और भागफल की जगह पर, भाजक की जगह पर बी हो गया, भागफल की जगह पर क्या होगा? क्यू होगा, और शेषफल की जगह पर हो जाएगा प्लस आर। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भाग सिखाया गया था तभी बता दिया गया था कि जो शेषफल का मान होता है वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ये जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर भी हो सकता है। लेकिन जो भाजक है जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे वह बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी जो शेषफल का मान है वह भाजक से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी आर का मान जीरो या जीरो से अधिक होता है और बी से छोटा होता है। किसी भी संख्या को हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 20 को लिखना चाहें, 20 को, तो 20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 4 और प्लस 0। यहाँ पर क्या है? 5 क्या है? भाजक है, 4 क्या है? भागफल है, और 0 जो है वो शेषफल है। वैसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणे 3 और प्लस 2। 6 गुणे 3 प्लस 2 हो गया, क्योंकि 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो फिर से 20 हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्या है? यह बी की जगह पर आ रहा है, बी है, जो 3 है वह क्यू है, और जो यह 2 है वह आर है। और चूंकि यह जो 2 है वह जो भाजक है उससे कम ही होना चाहिए, तो कम ही है। उसके बाद से निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, यानी इसका मान हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। हो गया क्लियर? ऐसे अगर हम लोग इसको थोड़ा इसको गलत लिखने का प्रयास करें, अगर 20 को हम लोग ऐसे लिखें, 20 बराबर ये हो सकता है 6 गुणे 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यह वाला यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि जो 8 है वह 6 से बड़ा हो गया, यानी जो आर का मान है वह बी से बड़ा हो गया है, और जबकि इसमें आर का मान बी से छोटा ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पर यह बी से अधिक है, इसलिए यह वाला कथन सत्य नहीं होगा। ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, लेकिन यह वाला सही नहीं होगा। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, जब हम इस पर सवाल लगाएंगे तो धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या कह क्या रहा है। तो हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे? इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। कैसे किया जाएगा? जैसे सबसे पहले सवाल ले लेते हैं, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी मौसा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। मतलब 135 और 225 के बीच में ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे यह दोनों संख्याएं कट जाएं। मतलब ऐसी संख्या हम लोग को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 135 भी विभाजित हो जाए और 225 भी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग 225 में 135 से भाग देंगे। क्या करना है? 225 में भाग देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेंगे किसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या है? 135 है और 225 है। तो अगर इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो 225 में, यानी जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले से भाग देते हैं। तो अगर 225 में हम लोग 135 से भाग दें तो क्या बचेगा? यहाँ पर हम लोग 135 से भाग देने वाले हैं, तो 135 से भाग देंगे तो एक ही बार में जाएगा। तो जब एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 135 से कम 135। उसके बाद से जब इसमें से घटाएंगे 225 में से 135 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा 0 होगा। यहाँ पर बचा है 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर हासिल इधर चला गया था तो यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ 90 बचा, यानी शेषफल यहाँ पर 90 है। अगर इस स्टेप को हम लोग यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से लिखे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 भाजक गुणे भागफल। यहाँ पर भाजक क्या है 135 है और भागफल क्या है 1 है, फिर प्लस शेष होता है, तो प्लस यहाँ पर शेषफल का मान कितना है 90 है। एक स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप हो गया यह। उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे 90 से भाग देंगे 135 में, यानी जो यहाँ पर अब शेष बचा है उससे भाग देंगे जो यहाँ पर भाजक था उसमें। तो 135 में भाग देते हैं 90 से, तो ये भी एक ही बार में जाना चाहिए, तो 90 कम यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। यहाँ पर अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, 45 बचा है। अगर इस स्टेप को भी हम लोग लिखें यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से, तो जो दूसरा स्टेप मिलेगा वह क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर भाज्य क्या था, भाज्य था 135, यहाँ पर लिख लेंगे 135, और यहाँ पर हो जाएगा जो भाजक क्या था, भाजक यहाँ पर 90 था, भाजक क्या है 90 है। यहाँ पर भागफल कितना मिला था, भागफल मिला था 1, तो यहाँ पर भागफल यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर प्लस शेषफल कितना बचा है, तो शेषफल यहाँ पर बचा है 45, शेषफल कितना है 45 है। फिर उसके बाद से फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, अब 45 जो शेषफल बचा था उससे भाग देंगे यहाँ पर जो भाजक था, यानी 90 में भाग देंगे। तो यहाँ पर 90 में जब भाग देंगे तो 45 दूना हो जाएगा 90, 90 हो गया, शेषफल कितना बचेगा, 90 में से 90 घटाएंगे शेषफल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है, इस स्टेप को भी लिख लेना है। यहाँ पर तीसरा स्टेप हम लोग लिखेंगे, तीसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, भाज्य क्या था 90 था, 90 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जो भाजक था वह 45 के बराबर था, 45 लिख दिए। यहाँ पर जो भागफल मिला था वह किसके बराबर था, यह 2 के बराबर था, फिर प्लस शेषफल कितना बचा है 0 बचा है। इस तरह से हम लोग 0 तक भाग देते जाते हैं, मतलब जब तक शेषफल 0 न मिल जाए तब तक हम लोग भाग देते हुए आगे बढ़ते हैं इस तरह से। उसके बाद से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो लास्ट वाला भाजक होता है, इसमें जैसे भाजक 135 था, इसमें भाजक 90 है, इसमें भाजक 45 है, तो जो लास्ट वाला भाजक होता है वही एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ पे एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 45 के बराबर। हो गया क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर साइड में क्या करते हैं, ऐसे भाग देते हैं भागफल विधि से, जैसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, और साथ में हम लोग को यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका वाला स्टेप भी लिखना पड़ता है। हो गया क्लियर। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पहले नंबर को लिख लेंगे। क्या था, 196 था, यहाँ पर था 196, छोटी संख्या 196 थी, और जो बड़ी संख्या थी वह कितनी थी, 38,296। एक मिनट, कितना था यह, 38,220 था, कितना था 38,220। 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस बार भी क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले भाग विधि से इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। पूरा जो भागफल वाला स्टेप है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद से जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है उसका स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 38,220 में भाग देना है 196 से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर तो अगर हम लोग इसको एक बार में लेकर जाएं, 2 बार में अगर लेकर जाते हैं तो 6 दूना 12, फिर 19 दूना 38, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में यहाँ पर पहले जाएगा। तो 6 दूना ये हो गया 12, उसके बाद से 19 दूना 38, 39 होगा। 1 मिनट, एक ही बार में ले जाएंगे, इसको अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब एक बार में इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 196। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर बचा है 7, तो 17 बन गया। 17 में से जब हम लोग 9 घटाएंगे तो बचेगा 8। यहाँ पर बचा है, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 2 में से जब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा यह 1, यानी यहाँ पर 186 बचा है। अभी यह शेषफल नहीं है, अभी हम लोग को भाग देना है। अब क्या करेंगे,
जो आगे वाला अंक था उसको उतार लेंगे। यहाँ पर जब 2 उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1862। 1862 हो गया। कितनी बार में जाना चाहिए? यह लगभग 9 बार में जाना चाहिए। 9 बार में ट्राई करते हैं। अगर हम 9 बार में इसको लिखें तो 6 9 54 हो जाएगा। 54 का 4 हो गया। उसके बाद से फिर 9 और 9 का गुणा कर देंगे, 81 होगा। उसके बाद से यहाँ पर हासिल जो बचा था वह 5 बचा था, तो 81 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये 86। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा यह 9 एकम 9। और उसके बाद से यहाँ पर जो हासिल बचा था वो कितना था? 8 था, तो 8 9 17 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे तो 12 में से अगर 4 घटाते हैं तो बचेगा यहाँ पर 8। यहाँ पर बचा है 5 में से 6 घटाएंगे यानी 15 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। यहाँ पर बचा है 7 यानी 7 में 7 घटाएंगे 0 होगा। फिर यहाँ पर 1 में से घटाएंगे तो 0 ही होगा, यानी कितना बचा है? 98 बचा। अभी भी यह ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। अभी हम लोग क्या करना है? 0 को उतारना है। तो यहाँ पर 0 जब उतार लेंगे तो 980 बन जाएगा यह। अब कितनी बार में जाना चाहिए? लगभग यह 4 बार में जाना चाहिए। तो अगर 4 बार में इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 4 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 6 चौक हो जाएगा ये 24। कितना हो गया ये हो गया 24 के बराबर। या 5 बार में एक बार देख लेते हैं। चार बार में नहीं, 5 बार में देखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 बार में देखते हैं तो 6 पच्चे हो जाएगा या 30। उसके बाद से 9 पच्चे हो जाएगा 45 और 45 से 3 दहाई बचा था, ये हो जाएगा 48। उसके बाद 5 एकम 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? पूरा का पूरा कट गया, यानी शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक ही स्टेप में शेषफल 0 मिल गया है। तो जब एक ही स्टेप में शेषफल 0 मिल गया तो जो भाजक होगा, जो पहला भाजक होगा वही यहाँ पर अंतिम भाजक भी होगा और यही HCF का काम करेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखा जाता है भाज्य बराबर, यानी 38,220 बराबर हो जाएगा 196 गुणे 195 और शेषफल कितना बचा था? 0 बचा है। यह भाज्य था, यह भाजक है, यह भागफल है और यह शेषफल है। तो पहले स्टेप में अगर शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर जो पहला भाजक होगा वही HCF का काम करेगा, यानी यही HCF होगा। तो यहाँ पर HCF का मान कितना हो जाएगा? HCF का मान हो जाएगा 196 के बराबर। HCF क्या होगा? 196 के बराबर यहाँ पर HCF प्राप्त होगा। हो गया क्लियर? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर दे दिया गया है 867 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो 867 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहले सबसे पहले तो इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है? 867 है और दूसरा क्या है? 225 है। ये क्या है? 225 है। अब इन दोनों का HCF ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 867 जो है वो बड़ी वाली संख्या है और जो 225 है वह छोटी वाली संख्या है। 225 क्या है? छोटी संख्या है। अब इसमें हम लोग भाग देंगे, यानी 867 में भाग देंगे 225 से। कितनी बार में जाना चाहिए? तो यह लगभग 4 बार में जाना चाहिए। 4 बार में अधिक हो जाएगा, 3 बार में भाग देते हैं, 3 बार में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 3 बार में भाग दें तो 5 और 3 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 15। फिर उसके बाद से 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 होगा और एक हासिल बचा था, ये हो जाएगा 7। उसके बाद से फिर 3 और 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6, यानी 675 हो गया। घटा दिया जाए तो अगर हम लोग 7 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर यहाँ पर बचा है, यहाँ पर 6 है, यानी 16 बनाना पड़ेगा इसको हासिल लेकर। तो 16 में से जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। यहाँ पर बचा है कितना? यहाँ पर बचा है 7 बचा है और यहाँ पर है 6। तो 7 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। ये हो गया। 192 जो है वह शेषफल है। अब क्या करेंगे? इस शेषफल से जो पहले भाजक था इसके पहले उसमें भाग देंगे। यहाँ पर भाजक क्या था? 225 था, भाग दिया जाए। ये भी एक ही बार में जाना चाहिए। यहाँ पर 192 से अगर हम लोग 225 में भाग देते हैं कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 192। 192 का गुणा करेंगे 1 में तो 192 ही होगा, घटा देंगे। 5 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 है, 2 में से 9 घटेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा? दहाई लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो 12 हो जाएगा। 12 में से जब 9 घटाएंगे
जब हम लोग 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह 3 बचेगा, 33 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से 33 से भाग देंगे 192 में। क्या करना है, 33 से भाग देना है 192 में। कितनी बार में जाना चाहिए, यह लगभग 5 बार में जाना चाहिए। एक बार 5 बार में देख लेते हैं हम लोग। अगर 5 से हम गुणा करते हैं तो 5 या 15 हो जाएगा, फिर 5 या 15 और 1 16, अधिक का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर 6 बार में ले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 18, फिर उसके बाद से 6 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 1 19, ये अधिक हो गया, 5 ही बार में ले जाना पड़ेगा। 5 बार में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 5 और 3 का गुणा करेंगे 15 और एक हासिल बचा था 16, घटा दिया जाए। अगर 12 में से 5 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद से यहाँ पर बचा है 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी 27 बचा। अब 27 से भाग देंगे 33 में। क्या करना है, 27 से भाग देना है 33 में। कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 27। 33 में से 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा 6 के बराबर होगा। अब 6 से भाग देंगे 27 में। 27 में भाग देंगे किससे, 6 से। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 4 बार में जाना चाहिए। कितनी बार में जाएगा, यह 4 बार में जाएगा। 6 चौको यहाँ पर हो जाएगा 24। कितना हो गया, यह 24 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 27 में से जब 24 घटाएंगे तो हो जाएगा यह 3 के बराबर। अब 3 से भाग देंगे 6 में। कितना हो गया, ये 2 बार में चला जाएगा, और यहाँ पर जब 6 लिखेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। हो गया क्लियर। यानी जो यहाँ पर एचसीएफ होगा वह 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का है उस स्टेप को भी लिख दिया जाए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको पहले सबसे पहले तो छोटा कर दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से यहाँ पर स्टेप जितने हैं, जितने भी चरण हैं उन सभी को लिखेंगे। पहले स्टेप में क्या था, पहले में था भाज्य था 867, और उसके बाद से भाजक क्या था, भाजक था 225। भागफल कितना मिला, भागफल मिला था 3। शेषफल कितना मिला था, शेषफल मिला था 192, शेषफल 192 मिला था। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं जो भाज्य है वह 225 के बराबर है। भाज्य कितना है, 225 है। उसके बाद से जो भाजक है वह 192 है। कितना है, यह 192 है। भागफल कितना मिला था, यहाँ पर 1 मिला था, 1 हो गया। फिर प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 33। फिर तीसरा स्टेप देखेंगे, तीसरे स्टेप में 192 जो है वह भाज्य है। क्या है, 192 भाज्य है। भाजक क्या है, 33 है। भाजक 33 है। भागफल कितना मिला था, भागफल मिला था 5। शेषफल यहाँ पर कितना मिला था, शेषफल मिला था यहाँ पर 27 हो गया। फिर उसके बाद से अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में जो 33 है वह भाज्य है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 33 है वह भाज्य है। भाजक क्या है, भाजक है यहाँ पर 27, भाजक है 27। भागफल कितना मिला है, भागफल मिला है 1। यहाँ पर भागफल कितना है, 1 है, 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर शेषफल कितना मिलता है, यहाँ पर शेषफल मिला था 6। फिर उसके बाद 5वें स्टेप में आएंगे। 5वें स्टेप में क्या है, 5वें स्टेप में 27 जो है वो भाज्य है। उसके बाद से जो 6 है वह भाजक है। भागफल कितना है, भागफल है 4 और शेषफल है 3। फिर अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में जो 6 है वह भाज्य है। भाजक क्या है, भाजक है 3। भागफल कितना है, भागफल है 2 और शेषफल कितना है, शेषफल है 0। तो जब 0 शेषफल मिला है उस समय जो भाजक होता है वही क्या होता है, वही HCF होता है। यानी यहाँ पर HCF का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, HCF हो जाएगा 3 के बराबर। HCF क्या होगा, 3 के बराबर होगा। हो गया क्लियर पूरा ये। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए HCF का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का थोड़ा प्रकार अलग है, ये सबसे डिफरेंट है, ध्यान से समझेंगे इसको। और इसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब हम लोग को यह दर्शाना कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्या दर्शाना है हम लोग को, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। दर्शाना है हम लोग को क्या क्या था, यहाँ पर था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, 6q + 1, 6q + 3, फिर 6q +
5 के रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम लोग दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है BQ प्लस आर। क्या होता है, a बराबर होता है BQ प्लस आर, जहाँ पर जो r है वह 0 से अधिक या 0 के बराबर हो सकता है और b से छोटा रहना चाहिए। अब अगर हम लोग प्रश्न में देखें तो प्रश्नानुसार हम लोग देख रहे हैं कि q तो है, r भी है, लेकिन जो यहाँ पर b का मान है वह किसके बराबर है, 6 के बराबर। अगर हम लोग तुलना कर दें इसकी तो यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे तुलना करने पर हम लोग देख रहे हैं जो b का मान है वो किसके बराबर है, b का मान है 6 के बराबर। b का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग को b का मान पता चल गया, तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग अभी देखे थे r का मान 0 या 0 से अधिक होता है और b से छोटा होता है। तो r का मान यहाँ पर क्या मिल सकता है, r का मान हो जाएगा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि जो r का मान होता है वो हमेशा भाजक से छोटा ही होना चाहिए। छोटा ही वाला जो पूर्णांक होगा वही होगा। हो गया क्लियर। और इसका मान निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे नहीं जाना है। चलिए, तो हम लोग को b भी मिल गया, b का मान 6 है और r का मान क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब इन सभी अंकों के लिए हम लोग अलग अलग a का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कब सम आ रहा है और कब विषम आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके लिए, r बराबर 0 के लिए। पहला क्या है, r बराबर 0 के लिए। जब हम लोग r बराबर 0 लेंगे तब a का मान क्या मिलेगा, तब a का मान हो जाएगा 6 क्यूब और प्लस 0, या a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 6 क्यूब है वह 2 से विभाजित हो सकता है, और जब ये 2 से विभाजित हो सकता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा सम। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर से आगे हम लोग देखेंगे किसके लिए, b बराबर r बराबर 1 के लिए। r बराबर 0 के लिए हो गया। अब दूसरा स्टेप है r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। अब इसको अगर हम लोग भाग देते हैं 2 से, तो 2 से यह तो कट जाएगा लेकिन यह नहीं कटेगा, यह विभाजित नहीं होगा। तो जब दोनों पद 2 से विभाजित होते हैं तभी उसको हम लोग सम मान सकते हैं। तो ये क्या होगा, यह विषम होगा, क्योंकि यह 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो एक यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। तो 2 से अगर विभाजित नहीं होता है तो क्या होगा, यह विषम होगा। यह क्या हो गया, यह हो गया विषम। उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं तीसरा किसके लिए देखना है, r बराबर 2 के लिए देखना है। अगर हम लोग r बराबर 2 के लिए देखते हैं तब b का मान क्या होगा, तब यहाँ पर a का मान क्या होगा, तब यहाँ पर a का मान हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 2। ये क्या हो गया, 6 क्यूब प्लस 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से भी विभाजित हो जाएगा और ये वाला पद भी विभाजित हो जाएगा। अगर दोनों पद विभाजित हो जाते हैं तो क्या होगा, यह सम होगा। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो सम होती हैं, जो विभाजित नहीं होती हैं वो विषम होती हैं। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा में हम लोग क्या करेंगे, r बराबर ले लेंगे 3। क्या लेंगे, r बराबर 3 के लिए देखेंगे। तो जब r बराबर हम लोग 3 देख रहे हैं तब a का मान क्या होगा, तब a का मान हो जाएगा 6 क्यूब और प्लस यहाँ पर हो गया 3। अब इसमें अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये वाला पद तो कट जाएगा लेकिन ये वाला पद नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, विषम होगा। दोनों पद कटेंगे तभी सम होगा। अगर कोई भी एक पद नहीं कटता है तो जो संख्या होगी वह विषम होगी। ये क्या हो गया, विषम हो गया, विषम हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट। पांचवा क्या था, r बराबर हम लोग को लिखना है 4। r बराबर 4 के लिए तो जब हम लोग r बराबर 4 देखेंगे तो उस समय क्या होगा, तब वहाँ पर हम लोग को a का मान मिलेगा। a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी ये वाली संख्या जो है वह सम है, यह सम संख्या होगी। ये हो गया। उसके बाद हम लोग छठवां पॉइंट देखेंगे। छठवां पॉइंट में क्या है, छठवां पॉइंट में हम लोग r बराबर लेंगे 5। कहाँ तक देखा गया था उसमें, हम लोग इसके पहले देखे थे r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 और 5 भी हो सकता है। तो एक करके हम लोग सभी मान रख रहे हैं। तो लास्ट में पहुँचे हैं, क्या रखना है, r बराबर 5 के लिए देखना है। तो जब r बराबर 5 लेंगे तब जो a का मान होगा वो किसके बराबर होगा, तब ये हो जाएगा 6 क्यूब
और +5 के रूप में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं इसमें तो ये वाला पद तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला पद नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो पूरी तरह से विषम है। ये क्या है? विषम है। ये संख्या विषम है। अगर हम लोग पूरे को देखें, सभी स्टेप को देखें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं पर सम प्राप्त हो रहा है और कहीं पर विषम प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर सम प्राप्त हुआ है और उसके आगे हम लोग देखें हैं यहाँ पर विषम प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सम प्राप्त हुआ है, यहाँ पर विषम, फिर यहाँ पर सम, फिर यहाँ पर विषम। लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है विषम के लिए। तो विषम कहाँ कहाँ पर मिला है? तो विषम यहाँ पर मिला है, यहाँ पर विषम हो गया। उसके बाद से विषम कहाँ पर मिला है? यहाँ पर विषम है। उसके बाद से लास्ट में ये वाला विषम मिला है। यानी किसी भी संख्या को, किसी भी विषम पूर्णांक को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं? 6³ + 1। दूसरा क्या था? 6³ + 3। और तीसरा क्या है? 6³ + 5 के रूप में लिख सकते हैं। 6³ + 5 के रूप में लिख सकते हैं। हो गया क्लियर? यही हम लोग को सिद्ध करना था। पहले क्या किया गया, फिर से एक बार समझा जाए इसको। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिद्ध करना है उसको पहले ऊपर लिख लेंगे ताकि तुलना करने में थोड़ा आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय था उससे हम लोग तुलना करेंगे जो संख्या दी गई है। यहाँ पर हम लोग को बताया गया था कि a बराबर होता है BQ + R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग क्या पढ़े थे? a बराबर होता है BQ + R। अगर हम लोग इसकी तुलना करें इन सभी नंबर से तो यहाँ पर b का मान क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। b का मान क्या है? 6 है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? b का मान 6 है। q का मान जो भी है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। बस हम लोग क्या मालूम होना चाहिए कि q क्या है? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पर जो r का मान है वह हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर b का मान 6 है तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है? 6 से छोटे तक। यहाँ पर b का मान 6 है तो इससे जो छोटा पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा, वहाँ तक हम लोग सभी पूर्णांकों को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक लिखा गया है। अब क्या करेंगे, एक एक करके r का मान हम लोग इसमें रखेंगे। किसमें? a बराबर BQ + R में। तो r बराबर जब 0 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6³ क्योंकि b का मान क्या है? 6 है। तो 6³ और r का मान क्या है? 0 है। तो 6³ + 0, यहाँ पर क्या मिला? 6³ मिला है। अब हम लोग देखिए अगर 2 से भाग दे करते हैं 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 2 से विभाजित हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि यह सम संख्या है। फिर वैसे ही हम लोग आगे भी जब r बराबर 1 रखेंगे तो यह जो नंबर मिल रहा है वह 2 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह विषम है। फिर यह 2 से विभाजित हो जाएगा तो यह सम है। फिर यह 2 से विभाजित नहीं होगा तो यह विषम है। ऐसे ही जब हम लोग r बराबर 4 रखते हैं तो यह 2 से विभाजित हो जाएंगे दोनों पद, तो यह सम है। लेकिन यहाँ पर दोनों पद 2 से विभाजित नहीं होंगे तो यह क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को विषम संख्याएं किस तरह से प्राप्त हो सकती हैं? तो 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप में ही विषम संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से फिर ये वाला। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं? तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। चूंकि हम लोग को इस तरह से इसको सजाना है कि दोनों के स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो हम लोग को वह संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 616 को भी और 32 को भी विभाजित कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करेंगे किसका? 616 और 32 का। क्या करेंगे? 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 616 में हम लोग को भाग देना है किससे? 32 से भाग देना है। 616 में 32 से भाग देना है। कितनी बार बजाना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर हम 2 अंक लेते हैं सिर्फ तो यह 61 मिलेगा और 61 को अगर हम 32 से भाग देते हैं तो एक ही बार में जाएगा। ये हो गया 32।
अगर हम लोग 11 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद से 6 को जब उतार लेंगे तो हो जाएगा 296 होगा। कितनी बार में जाना चाहिए? लगभग 9 बार में जाना चाहिए, या 8 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? यह 8 बार में जाएगा। तो 9 बार में ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 9 बार में लिखें तो 9 दूना हो जाएगा यहाँ पर 18, फिर 9 3 27, 27 और 1 28। कितना हो गया? यह 288 हो गया। सही है, घटा लिया जाए। यहाँ पर बचा है 6 में से अगर हम लोग 8 घटाते हैं तो घटेगा नहीं वैसे, तो दहाई लेकर यहाँ पर 16 कर देंगे। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। फिर यहाँ पर बचा है 8 बचा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। अब क्या करना है? यहाँ पर शेषफल बचा है 8। अब क्या करेंगे? इस 8 से भाग देंगे 32 में। किस में भाग देना है? 32 में भाग देना है। कितनी बार में जाएगा? तो 8 चौको 32, यानी यह पूरा यहाँ पर शेषफल 0 बच गया। तो जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा? यह यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चल रहा है तो यह वाला स्टेप दर्शाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो पहला स्टेप था उसमें था 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस शेषफल था 8। उसके बाद से दूसरी स्टेप में हम देखें कि 32 बराबर है 8 गुणे 4 और शेषफल है 0। तो यहाँ पर जो HCF का मान होगा, HCF का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? यह 8 के बराबर होगा। यानी 8 स्तंभों के रूप में दोनों सेनाओं की टुकड़ी को सजाना चाहिए। हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होता है? 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? यह मान लेंगे कि कोई जो संख्या है वह किसके रूप में है? जो कोई धनात्मक संख्या है वह x है और यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करके इस रूप में इसको लाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक कितना है? धनात्मक पूर्णांक x है। धनात्मक पूर्णांक x है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3q + r। अब यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? r की वैल्यू हो सकती है 0 भी हो सकती है, नहीं r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक एक करके सबका मान रखेंगे। जैसे यहाँ पर r बराबर 0 के लिए रखेंगे। r बराबर किसके लिए? 0 के लिए। r बराबर 0 के लिए देखना है। तो जब हम लोग r बराबर 0 के लिए देखेंगे तो x बराबर मिलेगा कितना मिलेगा? यहाँ पर r बराबर अगर 0 रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3q और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0। जब 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? यह x बराबर हो जाएगा 3q के बराबर। क्योंकि हम लोग को धनात्मक पूर्णांक नहीं ज्ञात करना था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यह 9 और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यह q स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसमें से 3 को बाहर निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 3q स्क्वायर। क्या होगा? 3 × 3q स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, कोई नया धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यह m है। किसके बराबर है? यह m के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 × m। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो भी धनात्मक पूर्णांक ही होगा। फिर उसमें अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो भी क्या होगा? वो भी एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इन सबको मिलाकर एक नया धन पूर्णांक m मान लेते हैं और जहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर। किसके बराबर है? m बराबर 3q स्क्वायर के बराबर है। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा है r बराबर 1 लेना है। क्या लेना है? r बराबर 1 के लिए। तो जब हम लोग r बराबर 1 के लिए देखते हैं तो r बराबर जब 1 रखा जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा यह x बराबर 3q
प्लस आर बराबर एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 1 होगा। अब चूंकि हम लोग को इसका वर्ग याद करना है तो दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होगा यह 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तोड़ेंगे हम लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह 9q स्क्वायर। क्या होगा यह 9q स्क्वायर। उसके बाद से प्लस 2ab यानी 2 गुणे 3q गुणे 1 यानी यहाँ पर हो जाएगा 6q। क्या होगा यह 6q। उसके बाद से प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे। इन दोनों पदों में से 3 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3q स्क्वायर। क्या होगा यह 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बचेगा 2q और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसको अगर हम लोग यम मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे, यम मानेंगे, तो हो जाएगा यह 3m प्लस 1। क्या होगा यह 3m प्लस 1 होगा। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर और प्लस 2q, यही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं। यानी यहाँ पर हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पर मिला है 3m और यहाँ पर मिला है 3m प्लस 1। अब इसके भी अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर 2 रखते हैं r के जगह पर, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और जब 4 होगा तो जो शेषफल होगा वह भाजक से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग को शेषफल वही रखना होता है जो कि भाजक से कम हो और 0 या 0 से अधिक हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 मान रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 से अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्टेप को छोड़ देंगे। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। हो गया क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है a। माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है यह, a है। और a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिखेंगे, 9q प्लस r। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो b के स्थान पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। r का मान हम लोग अभी डिसाइड कर लेंगे। तो क्या होना चाहिए, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस r। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग r का मान क्या लिख सकते हैं, r का मान हम लोग लिख सकते हैं 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसी तरह से हम लोग 8 तक लिख सकते हैं। r का मान क्या हो सकता है, 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जब r का मान 0 लेंगे, r बराबर 0 के लिए जब हम लोग r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा a बराबर 9q और प्लस r के स्थान पर क्या लिखना है, r के स्थान पर लिखना है 0। अब जब 0 जोड़ेंगे इसमें 9q में तो a बराबर हो जाएगा 9q। अब चूंकि हम लोग को सिर्फ धनात्मक पूर्णांक नहीं ज्ञात करना था, हम लोग को धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन ज्ञात करेंगे, क्यूब कर देंगे इसका। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यह a क्यूब और जब इसका क्यूब करेंगे तो 9 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यह 729। क्या होगा यह 729 और जब q का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यह q क्यूब। क्या होगा यह q क्यूब। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 9 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो फिर से वापस यह हो जाएगा 9 गुणे 81 गुणे q क्यूब। इतना हो गया। अब क्यों ना हम इसको एक नया धनात्मक पूर्णांक मान लें, क्या मानेंगे, यम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9m, इस पूरे को हम लोग मान लेंगे यम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 9m के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ यम बराबर है 81 q क्यूब। हो गया क्लियर। दूसरा देखते हैं। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में r बराबर लेंगे 1। क्या करना है, r बराबर 1 लिखना है। तो जब हम लोग r बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा a बराबर 9q प्लस 1। क्या होगा यह, a बराबर 9q प्लस 1। अब चूंकि हम लोग दोनों पक्षों का घन करना है तो जब इसका घन करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब और जब इसका घन करेंगे तो हो जाएगा यह 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ये क्या होगा, 9q प्लस 1 का होल क्यूब। हो गया क्लियर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब वाले फार्मूले पर। किस पर तोड़ेंगे,
ए प्लस बी के होल क्यूब वाले जब फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो हम लोग फार्मूले में क्या लिखते हैं, ए क्यूब यानी 9 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर प्लस 3ab, 3 इंटू ए का मान है 9 क्या है, ए का मान है 9 फिर बी का मान है 1, फिर कोष्टक में होता है ए प्लस बी यानी 9 प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यह 9 का जब होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जब 9 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यह 729 क्यूब। फिर उसके बाद से यहाँ पर जो 1 है इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस क्या होगा 1 होगा, इसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। जो यहाँ पर एकदम पूरी तरह से अचर है उसको क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। इसको हम लोग को बचा कर रखना है। यहाँ पर जब हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 9 का गुणा करेंगे तो 27 होगा, और फिर Q और 1 का गुणा कर देंगे तो Q ही होगा, यानी ये हो जाएगा 27 Q का गुणा कर देंगे जब 9 में तो हो जाएगा यह कितना हो जाएगा, यह 27 का गुणा करना है 9 में। तो हाँ सबसे पहले से कर लेते हैं, 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 में 3 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 8 3 24, और यहाँ पर हो गया Q और Q का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यह Q²। उसके बाद यहाँ पर 27 है, 27 Q का गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा यह 27 Q ही रहेगा। क्या होगा, यह 27 Q होगा। और जो यहाँ पर +1 छोड़े थे हम लोग उसको लास्ट में लिख लेंगे, यहाँ पर +1 को लिख लिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में से 9 को कॉमन लिया जा सकता है। तो जब इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 81 Q। उसके बाद से फिर जब इसमें से हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 27। अगर इसमें हम लोग 9 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा 27। यहाँ पर हो जाएगा Q²। जब इसमें 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह 3Q। क्या बचेगा, यहाँ पर 3Q बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा +1। अब इन सबको अगर हम लोग यम मान लेते हैं, क्योंकि अभी क्या बनेगा, एक धनात्मक पूर्णांक बनेगा, तो इसको अगर हम लोग यम मान लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर 9m और +1। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसके रूप का होता है, 9m या 9m + 1 के रूप का होता है। या अगर इससे अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तब क्या मिलेगा, अब हम लोग देखेंगे r बराबर 2 के लिए। किसके लिए देखना है, r बराबर 2 के लिए देखना है। किसके लिए, r बराबर 2 के लिए। जब हम लोग r बराबर 2 के लिए देखेंगे तब जो a का मान होगा वो हो जाएगा 9Q + 2। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर घन ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों का घन ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a³ = 9Q + 2 का होल क्यूब। क्या होगा, यह 9Q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसका घन किया जाए फिर से उसी फार्मूले पर, तो जब इसका घन करेंगे तो हो जाएगा यह कितना, ये हो जाएगा 729 क्यूब, ठीक ना। उसके बाद से फिर जब 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा यह 8। कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 3ab होता है तो 3 × 9 × 2 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 54 क्यूब। फिर इंटू 9Q + 2, ये हो जाएगा 9Q + 2। इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो 729 क्यूब, इसको हम लोग भेज देंगे पीछे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, तो 54 और 9 का जब गुणा करेंगे, या ऐसे ही तोड़कर 9 को लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को भाग काम लेना ही है, तो 9 × हो गया 54Q²। उसके बाद से फिर जब 54Q का गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा यह कितना, ये हो जाएगा 108 Q। और जो यहाँ पर 8 को हम लोग छोड़े थे यहाँ पर लिख देंगे +8 हो गया। अभी तीनों में से 9 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे, 9 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 81Q³। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 54Q²। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, अगर हम 9 से भाग देते हैं तो हो जाएगा यह 9 × 9, और फिर यहाँ पर बचा 9 × 2 = 18 यानी 12Q होगा, 12Q प्लस यहाँ पर बचा है 8। अगर हम लोग इन सबको यम मान लेते हैं, इस पूरे पद को ही यम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर 9m और +8, जहाँ जो यम है वो किसके बराबर है, वह 81Q³
प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू के बराबर है। हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या मिल रहा था, हम लोग देख रहे हैं कि पहले वाले में क्या मिला था, पहले में मिला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m के रूप का होता है। दूसरे में क्या मिला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो घन होता है वह 9m+1 के रूप का होता है। फिर तीसरे में हम लोग क्या मिला है, तीसरे में मिला है कि जो घन होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वह 9m+8 के रूप का होता है। अब यहाँ से आगे हम लोग को नहीं बढ़ना है, क्योंकि r का मान तो अभी और भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है इसको समझ लिया जाए एक बार। अगर हमने यहाँ पर r का मान 3 रख लेते हैं, 3, तब क्या होगा, जब यहाँ पर हम लोग जिसका घन करेंगे, जब 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो शेषफल का मान है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसे 1 का घन किए थे 1 मिला था जो कि 9 से छोटा था, 2 का घन किए थे 8 मिला था जो कि 9 से छोटा था। लेकिन जब हम लोग 3 का घन करेंगे तो 27 मिलेगा और 27 9 से बड़ा हो जाएगा, तो इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, या तो 9m के रूप में लिख सकते हैं, या तो 9m+1 के रूप में लिख सकते हैं, या तो 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। हो गया क्लियर। तो ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। पहले इतना ले लीजिए, उसके बाद से फिर इतना। हो गया क्लियर। 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।